क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें, वो कह रहे हैं कि द डायग्राम शोज एन एरोप्लेन टर्निंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और ये डायग्राम इधर गिवन है, ये डायग्राम ये वाली गिवन है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज देयर अ रिजल्टेंट फोर्स है। कुछ आइडिया? डी पर, एग्जैक्टली। जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा होता है, सर्कल में कोई बॉडी सर्कलिंग ये कर रहा होता है, तो उसके ऊपर सपोज करिए बॉडी है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है तो हमेशा के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। तो डी इज ये सर्कल यू बन रहा है, देखिए जहाज यू घूम रहा है इस तरह से, जाहिर है ये मैंने शॉर्टकट बना दिया, ये लंबा सर्कल बनेगा, तो उसकी डायरेक्शन सर्कल की तरफ जो कि डी है, आंसर आपके पास दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ईजी था। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अ स्टूडेंट स्टडी सम इक्वेशंस, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। हाउ मेनी डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन इन द इक्वेशंस है, कुछ थोड़ा सा बताइए इसमें। देखें, एक आपके पास बताइए 1 2 3 4, एग्जैक्टली दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, when a block of wood of mass 2 kg is pushed along the horizontal flat surface of a bench, the friction force is 4 Newton. When the block is pushed along the bench with a force of 10 Newton, it moves with a constant what? देखें, ब्लॉक ऑफ वुड है, मास 2 kg है, पुश्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑफ अ बेंच, द फ्रिक्शन फोर्स इज 4 न्यूटन। 2 kg है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन है। व्हेन अ ब्लॉक इज पुश्ड अलोंग द बेंच विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट, किस चीज के साथ होगा? कुछ आइडिया? कांस्टेंट स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड है, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगी, क्या चीज होगी? सी ना? हाँ, कैसे कैसे? हाँ, ये लेट से देखिए मैं बना रहा हूं, ये 10 न्यूटन फोर्स है और ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट में ना। 10 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड लग रही है और जो 4 न्यूटन फोर्स है वो अगेंस्ट लग रही है ना। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगी, रिजल्टेंट फोर्स, तो हमारे पास नेट जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 6 न्यूटन, है ना। अब इसका मतलब है कि देखिए रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास है। आपको ये हारिस समझ आ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? देखिए 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स पहले बताया उन्होंने कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कितना है, वो है यानी 4 न्यूटन फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स है, तो जाहिर है नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन की, कि फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट 10 न्यूटन फोर्स है, तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 6 न्यूटन आ रही है। और मास कितना है? मास हमारे अच्छा ये ज़हन में रख लीजिएगा कि जब भी आपके पास नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगी, एक्सेलरेशन लाजमी प्रोड्यूस होगा। अगर नेट बॉडी बैलेंस है, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 है, तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जब भी एक बॉडी के ऊपर 2, 3, 4 या मल्टीपल फोर्सेस जो कि एक्ट कर रही है और उसकी एक्शन के नतीजे में आपके पास एक नेट रिजल्टेंट फोर्स आती है, यानी 0 नहीं आती है, बैलेंस नहीं कर रही होती सारे फोर्सेस, बल्कि एक रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आती है। तो जब भी रिजल्टेंट फोर्स आएगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, ये न्यूटन सेकंड लॉ मोशन है कि जब भी कोई फोर्स लग रही होती है किसी बॉडी के ऊपर, तो वो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इन्हें ये 2 चीजें, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि स्पीड और ये जो स्पीड कांस्टेंट स्पीड हमारे पास आती तब आती अगर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होती, तो तब जाके हमारे पास कांस्टेंट स्पीड आती। इसका मतलब कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है,
एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो F इज इक्वल टू m है, A इज इक्वल टू F अपॉन m, F हमारे पास 6 है, m मेरे पास 2 kg है, तो 2 3 63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरीके से आपके पास हो जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोपेलर ऑन अ बोट पुशेस वाटर बैकवर्ड विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। द बोट मूव्स through the water against a total resistive force of 1800 न्यूटन। कुछ अब इसमें जो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बोट है, जो प्रोपेलर है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड मूव कर रहा है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, व्हाट इज द फॉरवर्ड फोर्स ऑन द प्रोपेलर ड्यू टू द वाटर? डी 200 न्यूटन। एग्जैक्टली, इसलिए कि ये 2000 न्यूटन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड जो है वो 1800 न्यूटन है। तो जो प्रोपेलर है जो कि बैकवर्ड की तरफ फोर्स 2000 न्यूटन लगा रहे, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके पास डी आंसर कैसे आ रहा है? यानी आपका आंसर सही है, चले मैं ये बता देता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही है। तो नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये फोर्स जो है कश्ती लगा रही है पानी के ऊपर, ठीक है ना, और उसके रिएक्शन में जो बोट है वो उसी फोर्स, 2000 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि जो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है वो ये कह रहा है कि इसका जिक्र भी यहाँ पे नीचे हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, कि हर अमल के लिए एक रद्द अमल होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन। अगर ये प्रोपेलर इस वाटर के ऊपर 2000 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, पीछे की तरफ, तो ये वाटर इसके ऊपर 2000 न्यूटन फोर्स फॉरवर्ड की तरफ लगा रहा है। यू गॉट द आइडिया? बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो फोर्स भी पीछे की तरफ लग रही है, भी लग रही है, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में है, किश्ती को तो पीछे जाना चाहिए 3800 न्यूटन से, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, 2000 न्यूटन आगे की तरफ लग रही है क्योंकि वाटर इस कश्ती के ऊपर लगा रहा होता है, और जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसको हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं वो पीछे की तरफ लग रही है। नेट रिजल्टेंट हमारे पास 2000 माइनस 1800, यू गॉट आंसर डी। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट ऑन वन स्केलर इन वन वेक्टर क्वांटिटी? सी फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। ठीक है, आई एम श्योर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हारिस, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, force of 30 Newton and 50 Newton acts on the same body but in different directions. 30, 50, which value couldn't be the resultant force on the body? ये आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके पास है, अच्छा मैं ऑप्शन आपको लिख के देता हूं। एक ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है 10 न्यूटन है, बी आपके पास आ रहा है 30 न्यूटन है, सी आपके पास आ रहा है, एक मिनट, सी हमारे पास है 50 और 70, 50 न्यूटन है, और डी आपके पास है 70 न्यूटन। इसमें एक ही आंसर है जो पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे पॉसिबल हो सकते हैं, और मैं बताऊंगा किस तरह से पॉसिबल हो सकते हैं। ए इज द आंसर। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अब मुझे बता दे, एक्सप्लेन कर दे कि आंसर ये आ कैसे रहा है। हारिस, मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। ये देखो, आपके पास इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, 30 न्यूटन 50 न्यूटन। इस 30 और 50 का मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है? मिनिमम लिमिट ये है कि आपके पास बिल्कुल ये दो फोर्सेस 30 न्यूटन है और दूसरी जो फोर्स है जो 50 न्यूटन है, सपोज करें ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ये मिनिमम लिमिट आपके पास आ सकती है। मिनिमम क्या आंसर आ सकता है? समझ आ रहा है ना? मिनिमम वैल्यू आपके पास 20 से मिनिमम आ ही नहीं सकती। और मैक्सिमम क्या होता है? मैक्सिमम ये कंडीशन है आपके पास, सपोज करिए आपके पास है, तो मैक्सिमम कंडीशन आपके पास ये बन जाएगी, यानी ये आपके पास 50 न्यूटन है
और ये आपके पास सपोज करें कि ये आपके पास 30 न्यूटन है, ये मैक्सिमम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो इस यहां पे आंसर आपके पास आ रहा है 80 न्यूटन। और इसके दरमियान में ये सारे पॉसिबल कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब इसके आप एंगल को चेंज कर रहे होते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, यानी आप इधर से ये वैल्यू चेंज करते जाएं। जो 30 न्यूटन वाली है ना, इसको यू करें, फिर यू करें, ये वैल्यू कम होती जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी, ऐसे कम होती जाएगी, ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। फिर से इस तरीके यू गॉट दिस ना। तो मिनिमम आपके पास 20 न्यूटन है, हमारे पास मिनिमम 10 न्यूटन नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 30 पॉसिबल है, 50 भी पॉसिबल है, इन्हें 80 तक की वैल्यूज पॉसिबल है। 20 से लेके 80 जो इसकी रेंज आ सकती है वो 20 से लेके 80 न्यूटन तक इसकी रेंज आ सकती है। ठीक है, वो ये वाला एरिया है, ये जो शो हो रहा है ये वाला एरिया, इस एरिया में, ठीक है, इस तरह हो जाएगा।